आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं बेनिफिट टीवी न्यूज। हम जनता की आवाज़ लगातार उठाते रहते हैं, जनता की समस्या लगातार आप तक पहुंचाते रहते हैं। आरक्षण की बात है, देश में कई बार सवाल उठते आए हैं आरक्षण से संबंधित। आरक्षण के बारे में कई तरह की भ्रांतियां भी लोगों में फैली हुई है। आखिर क्या कुछ आरक्षण के विषय में है, लोग को आरक्षण क्यों मिला है और आरक्षण से लाभ किस तरह उठाया जाए और समाज को किस तरह आरक्षण से बढ़ाया जाए, तमाम बातें पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हरिकेश्वर बाबू हैं, जो समाज सेवी हैं और समाज के लिए बहुत कुछ करते भी हैं और समाज को आगे कैसे बढ़े तमाम बातों पे विचार करते हैं। तो आइए हम उनका स्वागत करते हैं और जानना चाहेंगे कि क्या कुछ आरक्षण के बारे में सर जनता तक पहुंचाना चाहते हैं अपना संदेश। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। अब जानना चाहते हैं कि आरक्षण क्या है, ये हमारे श्रोताओं को अभी तक क्लियर नहीं है, डिफाइन नहीं है सर। दरअसल आरक्षण के बारे में बहुत भ्रांतियां हैं। लोगों के ये दिमाग में है कि ये सुविधा ये मिला हुआ है पिछड़े लोगों को, लेकिन किस कारण से मिला हुआ है ये नहीं जानते हैं। दरअसल संविधान में लिखा हुआ है 16(4) में कि आरक्षण उन्हीं पिछड़े वर्गों को जिनका प्रतिनिधित्व कम हो, यानी प्रतिनिधित्व करने के लिए ही आरक्षण का प्रावधान किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि आरक्षण का प्रावधान सामाजिक प्रतिनिधित्व करने के लिए किया हुआ है, चाहे वो राजनीतिक आरक्षण हो या कार्यपालिका का मालिक आरक्षण हो या जुडिशरी में आरक्षण हो। तो सिंपली सीधी सी बात है कि ये प्रतिनिधित्व का मामला है, ये सुविधा का मामला नहीं है, ये सिर्फ प्रतिनिधित्व करने का मामला है। और प्रतिनिधित्व करने का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि समाज के साथ अन्याय और बेईमानी को रोकना प्रतिनिधित्व का मतलब ये होता है। अगर कहीं किसी को कोई प्रतिनिधि बनाकर अपना भेजता है तो सबसे योग्य लोगों को भेजता है, ताकि वहां जाके समाज की बातों को सही तरीके से रख सके और समाज के साथ कोई निर्णय गलत नहीं हो जाए, इसको सुनिश्चित मान करने के लिए इसीलिए प्रतिनिधित्व मान ली की है आरक्षण। इसीलिए उस पर बहुत ज्यादा लोगों को भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। सर, संविधान में आरक्षण कैसे लोगों को मिलने का प्रावधान है, किस तरह का आरक्षण मिलने का, कैसे लोगों को मतलब मिलना चाहिए आरक्षण? देखिए, आरक्षण की व्यवस्था 3 तरह का मान लीजिए। एक तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, दूसरा कार्यपालिका न्यायपालिका में मान लीजिए कि रिजर्वेशन है, और तीसरा शिक्षा में रिजर्वेशन, शिक्षा के क्षेत्र में। तो तीनों रिजर्वेशन है, तीनों जगह मान लीजिए प्रतिनिधित्व का सवाल है। एक सवाल इसमें आपको हम अलग से बता रहे हैं कि लोगों के दिमाग में ये भ्रम फैला हुआ है कि आरक्षण मात्र 10 वर्षों के लिए था और बार बार इसको बढ़ाया जा रहा है। तो मैं स्पष्ट कर दूं कि आरक्षण, कौन सा आरक्षण 10 वर्षों के लिए था? तो जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है 332 में है, उसको 10 वर्ष के लिए बढ़ाने का प्रावधान है जी। और बढ़ाने के लिए देखा क्या जाता है, मतलब 10 वर्षों के लिए ही क्यों था और क्या सोचकर संविधान विशेषज्ञों ने, संविधान निर्माताओं ने क्या सोचकर किया था। तो सीधा ये मतलब ये था कि 10 वर्षों के अंदर हम ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देंगे कि बिना आरक्षण के भी SC/ST का प्रतिनिधित्व पूरा होने लगे। मूल मकसद यही था और चुनौती के रूप में लोगों ने स्वीकार भी किया था। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज आजादी कितने दिनों के बाद भी हो गया, वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। नतीजा क्या हुआ कि जब जांच होती है, तो जब ये समीक्षा बैठक होती है कि 10 वर्ष हो गया, अब आगे क्या करना है, तो उसमें जो लिस्ट, जो सूची तैयार होता है, तो सूची में ये पाया जाता है कि गैर आरक्षित सीटों से जीतने वालों की संख्या नगण्य है। अगर मतलब कि अगर आरक्षण खत्म कर दिया जाए तो एक भी आदमी SC/ST का जीत कर नहीं आएगा। और ये जब सिचुएशन आता है सामने, तो होता है कि इसको आगे 10 साल के लिए बढ़ा दिया जाए। इसका मतलब है कि समाज, जो देश जो है और जो सत्ता पर बैठे हुए लोग हैं, वे फेलियर हैं, जो फेल इसलिए कर रहे हैं कि वो उस चीज को पूरा नहीं कर सके जो संविधान निर्माताओं ने सपना देखा था। कई लोगों का कहना है कि मुझे भी आरक्षण में शामिल किया जाए,
कई संगठनों ने, कई जातों ने, क्या जाति के आधार पर आरक्षण मिला है संविधान के द्वारा? देखिए, कहीं भी जाति के आधार पर आरक्षण का प्रावधान नहीं है। खासकर अगर SC/ST में आइएगा, शेड्यूल कास्ट पर हम कंसंट्रेट करते हैं, तो शेड्यूल कास्ट में आरक्षण का ये प्रावधान उसी को है कि जो अनटचेबल्स था, अनटचेबल्स 1950 के पहले तक, जो अनटचेबल्स थे, संविधान लागू होने के पहले तक जो अनटचेबल्स थे, उन्हीं को शेड्यूल कास्ट के रूप में चिन्हित किया गया है और उन्हीं को शेड्यूल कास्ट का आरक्षण का लाभ मिलता है। लेकिन बहुत से मानने के लोग जो है जबरदस्ती कहते हैं कि भाई हम भी उनसे गरीब हैं, हमरा भी मान लें कि जो मुस्लिम लोग कहता है कि जो शेड्यूल कास्ट में जो धोबी है, जो चमार है, जो काम यहाँ करता है वही हमारे मुस्लिम धर्म में भी होता है, तो उसको आरक्षण क्यों नहीं? मतलब वो लोग काम के आधार पर और जाति के आधार पर आरक्षण को देखता है और शेड्यूल कास्ट की लिस्ट को देखता है, जबकि सच्चाई ये है कि वो जात के नाम पर और धर्म के नाम पर है ही नहीं, वो सिर्फ अनटचेबिलिटी के आधार पर है। जिसके साथ अनटचेबिलिटी रहा है वो शेड्यूल कास्ट, जिसके साथ अनटचेबिलिटी नहीं रहा है 1950 के पहले तक, वो शेड्यूल कास्ट नहीं। सर बस सिंपली उदाहरण देके बताइए कि सर किन जातियों का आरक्षण किसी स्टेट में नहीं है, किसी स्टेट में है आरक्षण? हाँ, तो वे बताते हैं कि चूंकि जाति के आधार पर नहीं है, हाँ। तो जैसे बिहार में आप ले लीजिए, हाँ, बिहार में धोबी, हाँ, धोबी जाति शेड्यूल कास्ट में है, शेड्यूल कास्ट का आरक्षण है। हाँ, वही आप बंगाल में चले जाइए, कर्नाटक में चले जाइए, वहां वो शेड्यूल कास्ट का उनको नहीं मिलता, इसलिए कि वहां वो अनटचेबल्स नहीं थे। उसी तरह से मलाह जाति है, बंगाल में शेड्यूल कास्ट है, बिहार में नहीं है। उसी तरह से धानुक जो जाति है यहाँ बिहार, धानुका जो राजस्थान में शेड्यूल कास्ट में है और यहाँ पर नहीं है। दुसाध मान लीजिए कि है, बिहार में है, बंगाल में है, झारखंड में है, दिल्ली में नहीं है। तो इस तरह से स्पष्ट होगा कि जहां जहां जो अनटचेबल्स अगर रहा है तो वहां शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में है, और जो अनटचेबल्स नहीं रहा वो शेड्यूल कास्ट में लिस्ट में नहीं है। उसको जाति से, धर्म से, संप्रदाय से कुछ लेना देना नहीं। सर एक सवाल बहुत बड़ा है कि सरकार ने पिछले साल आर्थिक आधार पर सवर्णों को आरक्षण दिया, वो संविधान अनुरूप है या नहीं? ये बिल्कुल संविधान के विरुद्ध है। संविधान में स्पष्ट तौर पर मैंने आपको कहा ना कि आरक्षण जो 16(4) में आप पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट हुआ कि उन पिछड़े वर्गों को जिनका प्रतिनिधित्व कम हो उन्हीं को आरक्षण दिया जाएगा। तो सवाल इसमें दो तरह का उभरता है, क्या सवर्णों के आर्थिक रूप से गरीबों का कोई सर्वेक्षण हुआ जिससे पता चले कि उनका प्रतिनिधित्व कम है? ये नहीं हुआ। दूसरा, सवर्ण क्लास का प्रतिनिधित्व आज भी 60% से ज्यादा है, पॉपुलेशन उनका 15% से 20% है, और प्रतिनिधित्व उनका कितना है? 60 से 70%। तो जिनका प्रतिनिधित्व ऑलरेडी अधिक है तो उनको आरक्षण देने का कोई तुक नहीं है। मतलब एक तरह से आरक्षण को चिढ़ाने का एक काम मान लीजिए कि मोदी सरकार ने किया है, एक तरह से आरक्षण को दुत्कारने का, चिढ़ाने का और इन लोगों को मान लीजिए कि भ्रमित करने का काम किया है। इसलिए बहुत ही गंदा काम, मान लीजिए हम शुरू से विरोध करते रहे हैं, इसलिए कि वो संविधान को तोड़ने वाला, संविधान तोड़ा था। सर एक सवाल और है सर, कई लोग आरक्षण के बूते पर ऊंचे पद पर पहुंच जाते हैं, नौकरियां करते हैं, रिटायर भी हो जाते हैं, लेकिन सामाजिक जो दायित्व है, जिस वजह से वो आरक्षण उनको मिला और जिस वजह से उस पद तक पहुंचे, क्या उस दायित्वों को कैसे निभाना चाहिए? दरअसल आज तक, अभी तक मान लीजिए जो भी हो रहा है जी, जो रिजर्वेशन लेने वाले ले रहे हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं था कि हमको रिजर्वेशन क्यों मिलता है। जी जी, यही सवाल है। तो अपना जो है कि भाई सरकार नौकरी मिल गया, हम सरकारी ड्यूटी निभा रहे हैं, बाल बच्चों को देख रहे हैं, दैट्स ऑल, मान लें उनका कम हो गया। लेकिन अब धीरे 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 चर्चा मान लीजिए होने लगी कि भाई आपको तो प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा गया था, जिसका प्रतिनिधित्व कम है उसी को रिजर्वेशन दिया गया। क्यों? कि आपको प्रतिनिधित्व जब पूरा हो जाएगा तो जाके समाज का प्रतिनिधित्व करिएगा, समाज के साथ न्याय अन्याय नहीं होने दीजिएगा। जहां भी जिस पद पर रहें, जहां भी रहें, जो भी आपको ताकत हो, जितना क्षमता हो, उसके हिसाब से आप अपने समाज के साथ बेईमानी, अन्याय और भेदभाव को रोकने का काम करेंगे आप। तो अगर आज तक नहीं हुआ तो अब तो सवाल ये होना चाहिए कि भाई जो नहीं किया, आगे कम से कम ऐसा हो कि सब लोग जागरूक हो जाए और जो समाज के हित के विरुद्ध जाए। अगर रिजर्वेशन के आधार पर आपको नौकरी मिली है
और आपको दायित्व जो सौंपा गया और आपने अगर शेड्यूल कास्ट के हितों की रक्षा नहीं किए हैं, अगर नहीं कर सके हैं किसी कारण से दबाव में, तो इसका मतलब समाज के लोग आपको पकड़े, आप बताए कि आप समाज के प्रतिनिधित्व के नहीं कर रहे। उसी तरह से विधायकों को पकड़ना चाहिए कि आप सामाजिक प्रतिनिधित्व के लिए गए, तो सामाजिक प्रतिनिधित्व आप क्यों नहीं कर पा रहे हो? सामाजिक प्रतिनिधित्व करो, जिससे बिहार में आप देखिएगा ना कि किसी पार्टी का शेड्यूल कास्ट का कोई प्रतिनिधि है बिहार सरकार में? अगर आपसे पूछेगा कि बताइए बिहार सरकार में शेड्यूल कास्ट का प्रतिनिधि कौन है, अगर शेड्यूल कास्ट का कोई आदमी को काम कराना है, अगर उसका काम नहीं हो रहा है, कहीं बाधित है, तो किस आदमी को पकड़ेगा, अपना बताएगा कि भाई हमारे साथ दिक्कत है और ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है, उसको पूरा करेगा? एक भी आदमी नहीं है। इसका मतलब है मनमाने ढंग से सब हो रहा है। अभी देखिए एसीपी की राशि है जो पैसा मान लेके आता है, उस पैसा का दुरुपयोग हो रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। स्कॉलरशिप मान ले खत्म हो गया, उसको कोई देखने वाला नहीं है। इसका मतलब कि आप वहाँ नाम के लिए गए हैं, आप प्रतिनिधित्व कर नहीं पा रहे हैं और सिर्फ एक तरह से आप पैसा खा रहे हैं, अपना नौकरी निभा रहे हैं, गुलामी आप कर रहे हैं, इसके अलावा दूसरा काम आप नहीं कर रहे। अच्छा, क्या वजह हो सकता है कि हमारे प्रतिनिधि संसद भवन में आवाज नहीं उठा पाते हैं, पार्लियामेंट में बोल नहीं पाते हैं? वो अपनी मजबूरी उनकी क्या हो सकती है जो अपने समाज की बात नहीं रख पाते हैं? इसलिए कि वो जीत गए, समाज की बदौलत जीत कर जाते नहीं है जी। समाज की बदौलत उनका रिजर्वेशन है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन समाज उनको जिताने की स्थिति में नहीं रहता है, इसलिए कि समाज का कैंडिडेट रहता है और दूसरे लोग जो चाहते हैं अदर देन शेड्यूल कास्ट, अदर देन माय शेड्यूल ट्राइब, वो जिसको चाहते हैं वही जिताता है। तो चूंकि दूसरे लोग जिता रहा, आपको जीतना है, अगर अपने अस्तित्व को बचाए रखने को जीत के नहीं जाएंगे तो आपका क्या वैल्यू है? तो जब जीतना है तो दूसरे को बदौलत जीतना है, तो आप अपने समाज के जब हित के खिलाफ नहीं जाएंगे तो उनका हित होगा नहीं। अगर उनका हित करते हैं तो समाज का हित छोड़ते हैं, और समाज का हित करते हैं तो उनका हित छोड़ते हैं। तो चूंकि आपको अपना हित उन्हीं के साथ सुरक्षित है, इसीलिए उनके पीछे लगे रहते हैं। सर, आखिरी सवाल आपसे, क्या संदेश देना चाहिएगा जो लोग आरक्षण के बल पे राजनीतिक में आए हैं या नौकरी में आए हैं या शिक्षा में आगे बढ़े हैं, वैसे लोगों को क्या कहना चाहिएगा इस चैनल के माध्यम से? जो जहां पर है, जिस पद पर है, वहां प्रतिनिधित्व करिए, मजे से करिए, मजबूती से करिए, और समाज के साथ अन्याय, भेदभाव और बेईमानियों को आप मिटा दीजिए अपने स्तर से। जो जितना आपसे संभव उतना ही करिए। तो समाज के जिस दिन प्रतिनिधित्व होना शुरू हो जाएगा, समाज के लोग प्रतिनिधित्व करना शुरू कर देंगे, तो समझिए कि समाज से अन्याय, भेदभाव और बेईमानी मिट जाएगा। और जब ये मिट जाएगा तो अपने बदौलत जिसको आगे बढ़ना होगा बढ़ जाएगा, और समाज आगे बढ़ेगा तो देश भी आगे बढ़ेगा। इसलिए मेरा मानना है कि जब तक SC, ST, OBC के लोग को ये फ्रीली आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, उनको रोक टोक होते रहेगा, देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश तभी आगे बढ़ेगा जो सब लोगों को फ्रीली आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, कोई टांग खिंचाई करने वाला नहीं रहे, और उसको कोई मान लीजिए कि इंटरव्यू में कोई कम नंबर दे देता है, कोई आगे बढ़ने वाला है, तो उस तरह का बेईमानी हर एक जगह रुक जाए तो लोग आगे बढ़ जाएगा, देश मजबूत होगा। इसलिए सशक्त देश, सशक्त भारत को मजबूत करना है तो आपको प्रतिनिधित्व सभी वर्गों को देना पड़ेगा और मजबूती से देना पड़ेगा, और उनका प्रतिनिधित्व उनको करना भी होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ इंजीनियर हरकेश्वर जी। इन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि सभी लोग को बढ़ाने के लिए, सभी लोग को प्रतिनिधित्व देने के लिए जहां जिस पद पे आप हैं वहां लोगों को मदद कीजिए, वहां देखिए कि आपके लोगों को, आपके समाज के लोगों के साथ अन्याय न हो, उनको पूरा सुविधा मिले, पूरा ख्याल रखा जाए। मैं रविंद्र कुमार, बेनिफिट टीवी न्यूज, पटना। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।